जय हिंद बच्चों। हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण। सबसे पहले संधि की परिभाषा देखेंगे। संधि शब्दस्य परिभाषा अर्थात संधि शब्द की परिभाषा। वर्ण संधान संधि अर्थात द्वयो वर्णयो परस्परं यत् संधानं मेलनं वो भवति तत् संधि इति कथ्यते। अर्थात दो वर्णों का परस्पर जब मेल होता है उसे संधि कहते हैं। वर्ण संधान संधि, नीचे इसमें अर्थ भी दिया हुआ है। अर्थात दो वर्णों का परस्पर जो संधान या मेल होता है वह संधि कहा जाता है। इसमें गलती से वर्ष लिखा हुआ है, आप इसे वर्ण पढ़ें। महर्षि पाणिनि की भी परिभाषा है संधि के विषय में। वो कहते हैं परः सन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णानाम अत्यंत निकटता संहिता इति कथ्यते। अर्थात वर्णों की अत्यंत निकटता को संहिता कहते हैं। यथा, यहाँ उदाहरण देकर उन्होंने समझाया है। सुधि प्लस उपास्य, दो शब्द यहाँ दिए हुए हैं। और संधि के विषय में मैं आपको बता दूं कि संधि विग्रह जब हम किसी भी संधि युक्त पद का करते हैं तो इसमें हमें एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि दोनों ही पद सार्थक होने चाहिए। अर्थात जब हम एक शब्द को दो टुकड़ों में बांटते हैं तो दोनों ही टुकड़े सार्थक होने चाहिए, यानी अर्थ सहित होने चाहिए। कोई भी टुकड़ा निरर्थक नहीं होना चाहिए। तो संधि और संधि विच्छेद करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इत्यत्र इकार उकार वर्णयो अत्यंत निकटता अस्ति। अब इसमें सुधि उपास्य यानी शुद्ध्युपास्य का एक उदाहरण देकर बताया है कि इस शब्द में इकार यानी ई, उकार यानी ऊ की, दोनों वर्णों की, इकार और उकार दो वर्णों की अत्यंत निकटता है। कैसे निकटता है इसमें आप देखिए। सुधि में ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, और दूसरे जो शब्द है उपास्य, उसमें प्रथम वर्ण ऊ है, यानी ऊ वोवल है, यानी स्वर है। और इन दोनों की जब निकटता होती है तो इसमें विकार उत्पन्न होता है और वर्ण बदल जाता है, यानी संधि हो जाती है। एतादृशी वर्ण निकटता एव संस्कृत व्याकरणे संहिता इति कथ्यते। अब वो कहते हैं कि इस प्रकार की वर्णों की निकटता ही संस्कृत व्याकरण में संहिता कहलाती है, यानी उसे संधि कहते हैं। संहिताया विषये एव संधि कार्ये सति शुद्ध्युपास्य इति शब्द सिद्धिर जायते। अब वो कहते हैं कि संहिता के विषय में जब हम बात करते हैं और संधि करते हैं दोनों शब्दों की, शब्द दो कौन से थे? सुधि प्लस उपास्य, दोनों शब्दों की जब हमने संधि की, देखिए दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है कि संधि युक्त पद का संधि विच्छेद कीजिए, तो उसमें संधि युक्त पद दिया जाएगा शुद्ध्युपास्य। अब आपको संधि विच्छेद करना है तो आप उत्तर में लिखेंगे सुधि प्लस उपास्य। दूसरी तरह का प्रश्न संधि के विषय में आता है। संधि विग्रह दिया हुआ होता है और आपसे कहा जाता है कि अब आप संधि युक्त पद लिखिए। तो संधि विग्रह है सुधि उपास्य। प्रश्न में लिखा हुआ होगा सुधि उपास्य और आपको संधि युक्त पद लिखना है, उत्तर शुद्ध्युपास्य। अब यहां पर आगे बताते हैं कि परः सन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णों की अत्यधिक निकटता संहिता कही जाती है, जैसे सुधि उपास्य का उदाहरण दिया गया। तो इसमें इकार तथा उकार दो वर्णों की अत्यधिक निकटता है। इस प्रकार की वर्णों की निकटता ही संस्कृत व्याकरण में संहिता कही जाती है। संहिता के विषय में ही संधि कार्य होने पर शुद्ध्युपास्य इस शब्द की सिद्धि होती है।
तो ये आपको एक उदाहरण देकर संधि के बारे में बताया गया कि संधि की परिभाषा क्या है, संधि विच्छेद कैसे करना चाहिए, संधि कैसे करनी चाहिए, और संधि विच्छेद करते समय और संधि करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आगे आपको बता रहे हैं संधि भेदा। संधि के अनेक भेद हैं, जैसे अनेक वर्णों में संधि होती है, विसर्ग में संधि होती है, अनुस्वार में संधि होती है, स्वरों में संधि होती है। तो अलग अलग प्रकार की संधियां हैं, तो उन्हें 3 प्रकार से यहां पर बांट दिया गया है, 3 विभाग उसके कर दिए गए हैं। संस्कृत व्याकरणे संधे त्रयो भेदा सन्ति। संस्कृत व्याकरण में संधि के 3 भेद हैं। हिंदी व्याकरण में थोड़ा सा अलग है। संस्कृत व्याकरण में मूल रूप से संधि के 3 ही भेद माने गए हैं। अगर आपके प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आता है कि संधि के कितने भेद हैं, तो आप लिखेंगे संस्कृत व्याकरणे संधे त्रयो भेदा सन्ति, यानी संस्कृत व्याकरण में संधि के 3 भेद हैं। ते इत्थम सन्ति, वो कौन कौन से हैं? देखिए, जब प्रश्न जैसा पूछा जाता है वैसा ही हमें उत्तर लिखना चाहिए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संधि के कितने भेद हैं, तो मात्र आपको संख्या लिख देनी है 3। अगर वे पूछते हैं कि संधि के कितने भेद हैं, उनके नाम भी लिखें, है ना, तेषाम नामानि अपि लिखनीयम। तो आप उनके नाम भी लिखेंगे 1, 2, 3 नंबर डालकर। पहला है अच संधि। अच संधि प्रकरण में आप अगर महर्षि पाणिनि की लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्रों का संकलन है और उसमें संपूर्ण व्याकरण संस्कृत भाषा की दे रखी है। किस प्रकार से शब्द सिद्धि होती है, किस प्रकार से जो आपके शब्द बनते हैं, धातु रूप इत्यादि किस प्रकार से बनते हैं, सब कुछ उसमें बताया गया है, अच संधि से लेके स्त्री प्रत्यय तक। तो ये आपको अवश्य ही पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। किंतु आप यदि सामान्य संस्कृत समझना चाहते हैं या एक विद्यार्थी की तरह मात्र अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं, तो फिर लघु सिद्धांत कौमुदी न पढ़ते हुए आपको छोटे छोटे जो उनके सूत्र हैं, कुछ जो सेलेक्टेड सूत्र हैं, उनको पढ़ लेना चाहिए और जिस प्रकार के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आते हैं उन्हीं के उत्तर आप लिख सके, इतनी आपको दक्षता प्राप्त हो जानी चाहिए। तो अच संधि प्रकरण से प्रारंभ होकर स्त्री प्रत्यय तक संपूर्ण जो व्याकरण है वो उसमें दी हुई है। पहला संधि का भेद है अच संधि, यानी स्वर संधि। तो इसमें जितनी भी स्वर संधियां हैं सारी आ जाती हैं, यानी दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, है ना, अयादि संधि, ये सब जो स्वर संधि के भेद है वो सब इसमें, वृद्धि संधि, ये सब इसमें आ जाते हैं। इसके बाद आती है हल संधि। हल संधि प्रकरण में व्यंजन संधि दी गई है। व्यंजन संधि जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत होता है कि व्यंजनों में संधि होती है। ऊपर अच संधि में, जिसे स्वर संधि कहा गया, स्वरों में संधि होती है, किंतु व्यंजन संधि में व्यंजनों में संधि होती है। तीसरा जो इसका भेद है वह है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यानी नाम से ही आपको ज्ञात होता है कि शब्द के आगे विसर्ग लगा हुआ होगा तो वह विसर्ग संधि कहलाएगी। अब कौन से शब्द के आगे विसर्ग होगा, आप ये सोच रहे होंगे ना। चलिए मैं आपको बताती हूं। जब किसी शब्द को हम 2 भागों में बांटते हैं, 2 टुकड़े करते हैं, उसका विग्रह करते हैं, संधि का विग्रह करते हैं, तो प्रथम शब्द के अंत में यदि विसर्ग आती है तो वह संधि विसर्ग संधि कहलाती है। ये इसकी पहचान है, बहुत ही सरल पहचान है। इसके बाद चलिए स्वर संधि पढ़ते हैं। अच संधि, स्वर संधि संस्कृत में भी पढ़ते चलेंगे और इसका हिंदी अनुवाद भी करते चलेंगे। यदा द्वयो स्वरयो संधानम मेलनम वो जायते तत् संधानम स्वर संधि अच संधि वा कथ्यते। अब यहां पर कहा गया है कि यदा, जब, द्वयो स्वरयो, 2 स्वरों का संधानम मेलन, यानी 2 स्वरों का मेल होता है,
उस मेल को स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। अत्र अचु संधौ स्वरस्य स्थाने आदेशो भवति। स्वर संधयो अष्टविधा भवन्ति। अब यहां पर बताया है कि यहाँ अचु संधो लिख दिया गया है, लेकिन अच संधि है। स्वर के स्थान पर आदेश होता है। स्वर संधि अष्टविधा भवन्ति, यानी स्वर संधि 8 प्रकार की होती है। यथा तथा ही, जैसे कि अब इसमें हिंदी अर्थ भी दिया हुआ है आपको, आप इसको एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो आपके लिए ये पक्का हो जाएगा कि जब दो स्वरों का संधान अथवा मेल होता है, वह संधान या स्वर संधि अथवा अच संधि कहा जाता है। जब दो स्वर मिलते हैं और कोई ना कोई विकार उत्पन्न होता है और एक संधियुक्त पद बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। उस संधि को हम स्वर संधि कहते हैं और इसका इसी स्वर संधि का दूसरा नाम है अच संधि, तो इसे हम अच संधि भी कह सकते हैं। यहां पर अच संधि में स्वर के स्थान पर आदेश होता है। स्वर संधि 8 प्रकार की होती है, जो कि कौन कौन सी होती है देखिए यहां पर बताई गई है। 8 प्रकार की स्वर संधि, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला है यण संधि। एतयो संधयो पूर्वस्य एकस्य वर्णस्य स्थाने आदेशो भवति। यण संधि में एतयो संधयो, यानी इन संधियों में पूर्वस्य एकस्य वर्णस्य, पूर्व के यानी पहले एक वर्ण के स्थाने स्थान पर आदेशो भवति, आदेश होता है, यानी वर्ण में परिवर्तन होता है। अब है अयादि संधि। जो यण संधि और अयादि संधि है, इसके बारे में बताया गया है कि इन दो एतयो, यहां द्विवचन है तो इसका मतलब दोनों संधियों में ही पूर्व के एक वर्ण के स्थान पर आदेश होता है। अब यहां पर हिंदी में भी आपको दिया हुआ है कि इन संधियों में पूर्व के एक ही वर्ण के स्थान पर आदेश होता है। इसके बाद देखिए गुण संधि आ जाती है, वृद्धि संधि आ जाती है, सवर्ण दीर्घ संधि आ जाती है। इसमें ये बता रहे हैं पंचस्वपि संधिषु पूर्वस्य परस्य च स्थाने एक आदेशो भवति। 5 संधियों में पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश होता है। इसके बाद आपकी बताई है पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। अब पर रूप संधि, इसके स्थान पर भी ये जो 5 संधियां हैं, इनमें तो आपको बता ही दिया है कि 5 संधियों में पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश होता है। प्रकृति भाव संधि आती है 8वीं संधि। तो अत्र आदेशाभावो भवति, यानी इसमें आदेश का अभाव होता है। प्रकृति भाव में जो जैसा शब्द है वैसा ही बना रहता है, कोई संधि नहीं होती, तो इसमें आदेश का अभाव होता है। अब देखिए इसको एक अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं कि यण संधि और अयादि संधि के बारे में बताया है कि पूर्व के एक वर्ण के स्थान पर आदेश होता है। अर्थात जब हम किसी संधि युक्त पद का संधि विच्छेद करते हैं तो पहला शब्द जो हमको प्राप्त होता है उसका अंतिम वर्ण, उस वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आ जाता है, दूसरा वर्ण बन जाता है वो, इसका यह अर्थ है। इसके बाद जो ये 5 संधियां हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। पूर्व रूप संधि पूर्व का ही रूप हो जाता है, यानी उसमें एस की आकृति आ जाती है। पर रूप संधि ये भी दे रखी है। तो इसमें देखो 5 संधियों में पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश होता है। अब इसका क्या मतलब है, चलिए आपको सरल भाषा में समझाती हूं कि जब हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो हमें 2 शब्द प्राप्त होते हैं। पहले शब्द के अंत में जो स्वर होता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में जो स्वर होता है, उन दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है, यानी दोनों में परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकार से आप देख लीजिए वृद्धि संधि है तो वृद्धि में ए को ऐ, ओ को औ हो जाता है। सवर्ण दीर्घ संधि है तो सवर्ण दीर्घ संधि, आप दीर्घ संधि जिस प्रकार से हिंदी में पढ़ते हैं वही सवर्ण दीर्घ संधि है। तो 2 जो समान स्वर होते हैं
दो समान स्वर मिलकर एक बड़ा स्वर बनाते हैं। ये सामान्य सी भाषा में मैं बच्चों को समझा देती हूँ कि दो समान स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर बनाते हैं तो वह दीर्घ संधि हो जाती है। इस प्रकार से दीर्घ संधि की जो परिभाषा में हम ना जाएं तो हमें आसानी से दीर्घ संधि की पहचान किस प्रकार से करें, उसके लिए एक ये छोटा सा टिप्स के तौर पर हम बताते हैं। वृद्धि संधि में भी हम यही एक टिप के तौर पे बताते हैं कि वृद्धि संधि क्या है। एको ऐ ओ को औ, एको ऐ ओ को औ, इतना सा तो कोई भी याद कर सकता है। और सवर्ण दीर्घ संधि दो समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं, यानी बड़ा स्वर बनाते हैं। तो ये भी बहुत आसानी से आपको याद हो सकती है। अब आपको पता चल गया कि पांचों संधियों में पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश होता है। तो पूर्व में यानी पूर्व के शब्द के अंतिम वर्ण में, और पर के यानी दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है। अब प्रकृति भाव, अत्र आदेशाभावो भवति, यानी आदेश का अभाव होता है। अब देखिए यहां पर यण संधि आ गई। इसमें थोड़ा बहुत अशुद्धियां आ सकती हैं, लेकिन इस पर आप ध्यान न दें। यणु लिखा हुआ आ गया है, लेकिन ये यण संधि है। यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणची। अब सूत्र में ही सब कुछ समाहित होता है, यानी सूत्र जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि इसमें क्या कहा गया है। इक को यण होता है अच परे रहते। इत्यनेन सूत्रेण संहिताया विषये अचि परे सति। इत्यनेन सूत्रेण, इस सूत्र से संहिताया विषये, संधि के विषय में अच परे रहते हुए पूर्ववर्ती ने इक स्थाने स्यात् यम, यानी पूर्व में जो इक है उसके स्थान पर यण होता है। अब देखिए माहेश्वर सूत्र के अनुसार ई, ई, उ, री, री, ऋ, ये लू छप गया है लेकिन ये री की मात्रा है ऋ। एते वर्णा इक वर्णा इति कथ्यन्ते। अब देखिए यहां पर माहेश्वर सूत्र की बात आई है। तो माहेश्वर सूत्र आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं आपको बताती हूँ। जिस प्रकार से हमारी वर्णमाला होती है उसी प्रकार से संस्कृत में माहेश्वर सूत्र वर्णमाला के समान ही माने जाते हैं। ये 14 सूत्र हैं। ऐयुण ऋली कयों अयो छय व्रट लड़ यम गणम जब या गर्दश, जब गर्दश का पेश खफ चटत चट तब का एक शश सर हल, इस तरह से 14 सूत्र हैं। और इन 14 सूत्रों में जो वर्ण लिखे हुए हैं वो क्रम से लिखे हुए हैं। अंतिम वर्ण हल होता है। और जब हम प्रत्याहार बनाते हैं, प्रत्याहार किसे कहते हैं? देखिए जिस प्रकार से हम मोतियों की माला बना देते हैं, हार बना देते हैं, उसी प्रकार से ये वर्णों का हार है, वर्णों की माला है। तो प्रत्याहार में प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण को लेकर एक प्रत्याहार बन जाता है। जैसे कि इसमें बताया इक प्रत्याहार, तो ई शब्द से लेकर क आने तक जो प्रत्याहार बनेगा वह एक प्रत्याहार कहा जाएगा। जैसे कि ए, ई, उ, ण, ऋ, ल, यहां तक छोड़ दिया हमने। ए, ई से शुरू करेंगे हम, तो ई, उ, ऋ। अब क आ गया तो क तो अंतिम हल होता है, इसलिए उसके छोड़ दिया जाता है उसे, और ये क से पहले के वर्ण हम ले लेंगे। तो इसमें ई, उ, ऋ और बड़ी ऋ ये आ जाएगा। ये वर्ण एक प्रत्याहार कहे जाएंगे। एवमेव, इस प्रकार से य व र ल एते वर्णा यन वर्णा इति कथ्यन्ते। है उपरि लिखिता नाम इक वर्णा नाम स्थाने अधो लिखिता यन वर्णा यत्र क्रमशः भवन्ति, यानी ऊपर जो एक प्रत्याहार है उसके स्थान पर यण क्रम से होता है। तत्र जायते यण संधि, तो इसे हम यण संधि कहते हैं। इदानीं क्रमशः एतेषां स्थितिम उदाहरणानि च दीयन्ते। अब यहाँ पर क्रम से इस स्थिति को समझने के लिए आपको उदाहरण दिए हुए हैं। इको यणचि, इस सूत्र संहिता के विषय में अच परे होने पर पूर्ववर्ती इक के स्थान पर यण होता है। माहेश्वर सूत्रानुसार इ, ई, उ,
उ, रि, री, ली, ये वर्ण इक वर्ण कहे जाते हैं। इसी प्रकार य, व, र, ल, ये वर्ण यण कहे जाते हैं। ऊपर लिखे हुए इक वर्णों के स्थान पर यण वर्ण क्रमशः होते हैं, यानी क्रम से वहां यण संधि होती है। अब क्रमशः इनमें स्थिति और उदाहरण दिए जा रहे हैं। अब देखिए, हमने समझ लिया कि इक के स्थान पर यण होता है तो यण संधि कहलाती है। इको यण चीज में सूत्र है। और अब इसके कुछ उदाहरण जब हम देंगे तो हमें और अधिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, उदाहरण दिए हुए हैं इसमें। अति उत्तम, अति उत्तम बराबर क्या बनेगा? अत्युत्तम। ये कौन सी संधि है? यण संधि। इसमें अति में ई है, ई की मात्रा है, और दूसरे शब्द में पहला वर्ण जो है वो ऊ है। तो ई और ऊ मिलकर इसके स्थान पर, ई के स्थान पर ये आदेश हो जाएगा। इसमें मिलेंगे नहीं, ऊ मिलेगा नहीं इसमें, बल्कि ई के स्थान पर यह आदेश होगा। तो अति उत्तम को अत्युत्तम शब्द बन जाएगा। अब है इति अत्र, तो ई के स्थान पर यह आदेश हो गया, इत्यत्र यह शब्द बन गया। इति आदि, यह शब्द बन गया इत्यादि। अब इसमें जो प्रथम आपको प्लस लगे हुए जो शब्द है वो तो संधि विच्छेद है, और बराबर के निशान के बाद जो शब्द लिखे हुए हैं वह संधि युक्त पद हैं। तो हमें हमेशा परीक्षा में ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद वाले पद कौन से हैं और संधि युक्त पद कौन से हैं। अब देखिए, सारे उदाहरण हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, इति प्लस अत्र इत्यत्र, इति आदि इत्यादि, इति अलम इत्यलम, यदि अपि यद्यपि, प्रति एकम प्रत्येकम, नदी उद्गम नद्युद्गम, स्त्री उत्सव स्त्रुत्सवः, सुधि उपास्य शुद्ध्युपास्य। शुद्ध्युपास्य का उदाहरण सर्वप्रथम हमने पढ़ लिया था। अब आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो उदाहरण दिए हुए हैं वह उदाहरण भी आप देख लीजिए। इति आदिशु इत्यादिशु, ये पृष्ठ संख्या भी आगे दी हुई है, पाठ भी दिया हुआ है कि किस में कौन से उदाहरण है। इति अधरम इत्यधरम, देहि एतत् देयेतत्, जननी अत्र जनन्यत्र, चापि अभयम चाप्यभयम, दासी असि दास्यसि, पिबामि अहम पिबाम्यहम, इति आसीत् इत्यासीत्, जननी अपि जनन्यपि, अपि उषितम अप्युषितम, इति आख्या इत्याख्या, इति अस्य इत्यस्य, नारी उत्पीडनम नार्युत्पीडनम, आदि आचार्याणाम आद्याचार्याणाम, इति अकरोत् इत्यकरोत्, इति एवं इत्येवं, इति अनेन इत्यनेन, इति आदयः इत्यादयः, इति उच्यते इत्युच्यते, इति अस्मिन् इत्यस्मिन्, वारि अधिगच्छति वार्यधिगच्छति, इति अक्षर इत्यक्षर, प्रति अपकाराय प्रत्यापकाराय प्रत्यपकाराय, यदि एवं यद्येवं। अब आपने इन सभी उदाहरणों में देखा, ये ई से संबंधित उदाहरण थे, और इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि दोनों जो शब्द हमने बनाए हैं यानी टुकड़े किए हैं, दोनों ही सार्थक शब्द हैं। अब ऊ से बनने वाले ये शब्द हैं। ऊ में जब संधि होती है तो क्या बनता है, देखिए। अनु प्लस अय अन्वयः, मधु प्लस अरि मध्वरि, सुआगतम स्वागतम, गुरु आदेश गुर्वादेश, वधु आगम वध्वागम, साधु इति साध्विति, अनु आगच्छति अन्वागच्छति। अब पाठ्य पुस्तके आधारितानि उदाहरणानि। अब पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से उदाहरण हैं वह दे रखे हैं ऊ से संबंधित। देवेषु अपि देवेष्वपि, किंतु अत्र
किंत्वत्र, खलु एषः, खल्वेषः, छिद्रेषु अनर्था, छिद्रेष्वनर्था, गुरु आज्ञया, गुरुवाज्ञया, कारागारेषु अपि, कारागारेष्वपि, तु अहम, त्वहम, साधु इदमुच्यते, साध्विदमुच्यते। अब री से बनने वाले शब्द हैं। पितृ प्लस ए बराबर क्या बनेगा? पित्रे। धात्री अंश, धात्रंश। भ्रातृ उपदेश, भ्रातृपदेश है। यहां पर री के स्थान पर र हो जाएगा। सवित्र उदय, सवित्रुदय। मातृ आदेश, मात्रादेश है। मातृ आज्ञा, मात्राज्ञा। मातृ अनुमति, मात्रानुमति। पितृ आकृति, पित्राकृति। अब री से बनने वाले देखिए, री प्लस आकृति, लाकृति शब्द बनेगा। री जैसी आकृति वाला लाकृति। अब री आकार है, लाकार है। री जैसे आकार वाला लाकार है। री अनुबंध है, लनुबंध है। री अनुबंध है, लनुबंध है। और री आदेश है, लादेश है। तो ये इस प्रकार से ये शब्द हैं। अब दूसरी संधि हमारी आती है अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवा यावह। एचो को अय, अव, आय और आव आदेश होते हैं, अच परे रहते। इसका यह अर्थ है इत्यनेन सूत्रेण संहिता विषये अचि परे एच अयादि भवति। माहेश्वर सूत्रानुरूपम क्रमशः ए, ओ, ऐ, औ इति वर्णा एच कथ्यन्ते। एतेषां चतुर्णी स्थाने क्रमशः अय, अव, आय, आव इति भवन्ति। एतेषां क्रमशः स्थिति उदाहरणानि च प्रस्तुत्यन्ते। इनके क्रम से उदाहरण दिए गए हैं। अब इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए। एचो अयवा याव, इस सूत्र से संहिता के विषय में अचि के रे एच होने पर अयादि संधि होती है। माहेश्वर सूत्रानुरूप, माहेश्वर सूत्र के अनुसार क्रमशः ए, ओ, ऐ, औ ये वर्ण एच कहलाते हैं। इन चारों वर्णों के स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय और आव ये आदेश होते हैं। यहां पर थोड़ा सा आयु और वी जो लिखा हुआ है ये गलत है। अय, अव, आव, आय और आव आदेश होते हैं। किनके स्थान पर होते हैं? अब देखिए यहां पर आप मिलान कर लीजिए क्रमशः कैसे होंगे। ए के स्थान पर अय आदेश होगा और ऐ के स्थान पर आय आदेश होगा। ओ के स्थान पर अव आदेश होगा और औ के स्थान पर आव आदेश होगा। इनकी क्रमशः स्थिति यहां पर जो उदाहरण दिए गए हैं उसमें आपको बताई जा रही है। ने प्लस अनम, नयनम। संधि विच्छेद और संधि युक्त पद यहां पर दिए गए हैं। हरे प्लस ए, हरिये। ये कौन सी संधि हम पढ़ रहे हैं? एक बार फिर से देख लीजिए। अयादि संधि है ये। अय आदि, जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है। अय, आय, अव और आव आदेश होंगे इसमें। हरे ए, हरिये, हरे ए ही, हर ये ही, हरे ए ही, हर ये ही हो जाएगा। कवे ए, कवये। संधि विच्छेद करते समय ध्यान रखें कि पूर्ण शब्द बनना चाहिए, यानी कोई आधा अधूरा शब्द नहीं होना चाहिए। शे अनम शयनम, चे अनम चयनम। ओ से जो अब बनेगा उसमें पो अन पवन। विष्णु इह, विष्णवी है। भो अनम भवनम। ये इसके उदाहरण है। इसके बाद देखिए आय आदेश के उदाहरण दे रखे हैं। गै प्लस अकह, गायकः। स प्लस अकह, सायकः। न प्लस अकह, नायकः। और गै प्लस अंति, गै प्लस अंति, गायंती। अब अच से आव आदेश किन किन में होंगे देखिए। उदाहरण है आव आदेश के। भौ प्लस उक, भावुकः। पौ प्लस अक, पावकः। असौ प्लस अयम, अस्वायम। भौ प्लस अयति, भावयति। अग्नौ इह, अग्नाविः। इंदौ उदिते,
इंदावुदिते, माता पितरौ प्लस आत्मानम, माता पितरावात्मानम, है ना। ये पाठ 4 पृष्ठ संख्या 18 के उदाहरण। इसके बाद आ जाते हैं गुण संधि। गुण संधि का जो सूत्र है वह है आद गुण। इत्यनेन सूत्रेण संहिता विषये अ आ वर्णतः परे। इस सूत्र से संहिता के विषय में कहा गया है कि अ आ वर्ण के परे, अ आ वर्ण के बाद में कौन कौन से शब्द आएंगे? ई, उ, री, री। वर्णेषु विद्यमानेषु, यानी इन वर्णों के विद्यमान होने पर पूर्व परयो स्थाने, पूर्व का वर्ण और दूसरे वर्ण के प्रथम वर्ण के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाएगा, यानी दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा। यानी जो है वर्ण दोनों ही बदलेंगे इसमें, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों के स्थान पर परिवर्तन हो जाएगा। इदानीम इदानीम क्रमशः एतेषां स्थिति उदाहरणानि च प्रस्तुत्यन्ते। अब क्रमशः यह स्थिति उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आद्गुण इस सूत्र से संहिता के विषय में अ अथवा आ वर्ण से परे ई अथवा ई, उ अथवा उ, री अथवा री, ली वर्णों में विद्यमान पूर्व और पर के स्थान पर गुण एक आदेश अ, ए, ओ होता है। अब क्रमशः इनकी स्थिति उदाहरण जो यहाँ पर दिए गए हैं वो बताए जा रहे हैं, और शॉर्टली मैं आपको एक टिप के हिसाब से बताती हूँ कि हम किस तरह से गुण संधि को पहचानते हैं कि दो असमान स्वर मिलकर तीसरा स्वर बनाते हैं। एक टिप के रूप में बच्चों को बताती हूँ कि गुण संधि कहां पर होगी? जहां पर दो असमान स्वर मिलकर तीसरा स्वर बनाएंगे। अब उदाहरण देखिए, उप प्लस इंद्र, उपेंद्र। यहां पर दोनों असमान स्वर हैं। उप में अ है अंतिम वर्ण, और प्लस इंद्र, इंद्र में पहला जो वर्ण है, स्वर है, वह है ई। तो अ और ई मिलकर ए बन गया, यानी दोनों ही वर्ण नहीं रहे बल्कि तीसरा स्वर बन गया। तो इस प्रकार से यह परिवर्तन हो गया, उपेंद्र बन गया। न इति, नेति, विकल इंद्रिय, विकलेंद्रिय, गज इंद्र, गजेंद्र, देव इंद्र, देवेंद्र, राम इतिहास, रामेतिहासः। इसके बाद देखिए आ वाले उदाहरण देखिए, महा इंद्र, महेंद्र। इसमें राजेंद्र इत्यादि और भी जितने भी शब्द होते हैं वह आप देख सकते हैं। यथा इच्छम, यथेच्छम, तथा इति, तथेति, यथा इष्ट, यथेष्ट। फिर उदाहरण आते हैं, गण प्लस ईश, गणेश, सुर प्लस ईश, सुरेश, सर्व प्लस ईश, सर्वेश, दिन प्लस ईश, दिनेश है। फिर देखिए ये भी बड़ी के उदाहरण है। आ के आगे जब बड़ी की आती है तो ए बन जाता है। रमा प्लस ईश है, रमेश है। गंगा प्लस ईश्वर है, गंगेश्वर है। उमा प्लस ईश है, उमेश है। महा प्लस ईश है, महेश है। अब अ प्लस उ बनकर मिलकर ओ बनते हैं, तो इसके उदाहरण देखिए, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। वृक्ष प्लस उपरी, वृक्षोपरी। पुरुष प्लस उत्तम है, पुरुषोत्तम। पर उपकार है, परोपकार है। हित उपदेश है, हितोपदेश है। पुरुष प्लस उत्तम है, पुरुषोत्तम। आ प्लस उ दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ओ बन जाएंगे। यहां उदाहरण देखते हैं, परीक्षा प्लस उत्सव, परीक्षोत्सव। महा प्लस उदय, महोदय। आ प्लस उदकांतम, ओदकांतम। गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम। अब यहां पर अ उ बराबर ओ बन रहे हैं। अत्यंत ऊर्ध्वम, अत्यंतोर्ध्वम। गगन ऊर्ध्वम, गगनोर्ध्वम। एक ऊन, एकोन। अब आ प्लस उ बराबर ओ। मायया ऊर्जस्वी, माययोर्जस्वी। महा ऊर्णव, महोर्णव। अब देखिए ए प्लस री का अर बन जाएगा, कृष्ण रिद्धि, कृष्णर्धि। वसंत ऋतु, वसंतर्तु। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्मर्तु। राज ऋषि, राजर्षि।
आ प्लस री अर बन जाएंगे। महा प्लस ऋषि महर्षि, महा प्लस रिद्धि महर्धि। ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि। अ प्लस आ और आ प्लस री, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे? अल बन जाएंगे। तब ऋकारः, तवलकारः। तब नृदन्तः, तवलदन्तः। मम ऋकारः, ममलकारः। अब आती है वृद्धि संधि। वृद्धि ची यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन सूत्र है ये वृद्धि रेची। यहां पर ब्रैकेट में मैं आपको लिखकर बता रही हूं। वृद्धि रेची सूत्र है। इत्यनेन सूत्रेण संहिता विषये आवर्णतः परे एच, एच कौन सा प्रत्याहार होगा? ए ओ आई औ। विद्यमाने पूर्व परयो स्थाने वृद्धि रेकादेश है भवति। पूर्व और पर दोनों ही के स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाएगा। अधुना क्रमशः एतेषां स्थितिम उदाहरणानि च प्रस्तुयन्ते, कि यहाँ पर अब इसके उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वृद्धि रची इस सूत्र से संहिता के विषय में ए या आ वर्ण से परे एच यानी ए ओ आई औ विद्यमान होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश आ ए औ होता है। अब क्रमशः इसकी स्थिति और उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यहां पर आ भी दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वृद्धि रेची सूत्र से जब वृद्धि संधि होती है तो हम शॉर्ट रूप में ये समझाते हैं कि ए को आई और ओ को औ होता है। तो यहाँ पर आप आ ना पढ़ें, बल्कि आई और औ होता है ना, इतना ही पढ़ें। अब देखिए इसमें उदाहरण आपके आ रहे हैं। आ के बाद जब ए होता है तो क्या हो जाएगा? ए की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, वो आई बन जाएगी। जन प्लस एकता जनैकता। अत्र एक मत्यम, अत्र एक मत्यम, एक मत्यम, एक मत होना यानी, तो अत्र एक मत्यम, अत्रैक मत्यम। बाला एषा बालैषा, गंगा एषा गंगैषा। एक प्लस एक है, एकैक है। राज एषः राजेशः, राजैषः। दो मात्राएं होंगी यहां पर, है ना। तथा एव तथैव, सदा एव सदैव। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या भी देखिए दे रखी है। पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो उदाहरण है वह भी हम पढ़ लेते हैं। जितने ज्यादा उदाहरण हम पढ़ेंगे हमारे मस्तिष्क में और भी ज्यादा संधि क्लियर होती जाएगी। तो अनेन एव अनेनैव, सह एव सहैव, अत्र एव अत्रैव, विना एव विनैव, न एकाभि नैकाभि, तत्र एव तत्रैव, न एके नैके, न एकवारं नैकवारं, न एव नैव, न एषा नैषा। अब ए आ के बाद जब ओ आएगा तो औ बन जाएगा। कैसे बनेगा? वन औषधि, वन औषधि। हम अधिकतर औषधि शब्द लिखते हैं, जबकि गलत है, औषधि होता है। जल ओघ जलौघ, गंगा ओघ गंगौघ, महाओजस महोजस। अब है बिंब ओष्ठी बिंबौष्ठी। अब अ आ के आगे जब बड़े ऐ की मात्रा आएगी यानी दीर्घ ऐ आएगा तो क्या बन जाएगा? ऐ ही बनेगा, दीर्घ ऐ इसके स्थान पर हो जाएगा। देखिए देव ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, नृप ऐश्वर्यम नृपैश्वर्यम, दीर्घ एकार दीर्घैकार है, महा ऐश्वर्यम महेश्वर्यम। आ के बाद जब ओ औ आएगा तो औ ही बन जाएगा। कृष्ण औत्कंठ्यम कृष्णौत्कंठ्यम, जन औचित्यम जनौचित्यम, महा औषधि महौषधि। यहां औषधि और औषधि दोनों ही शब्द आए हैं। तब औदार्यम तवौदार्यम, राम औत्सुक्यम रामोत्सुक्यम, मम औदासीन्यम ममोदासीन्यम। अब अ के बाद जब री आएगा तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। प्रऋच्यति प्राच्यति, दश ऋण दशार्ण, वसन ऋणम
वसनार्णम, कंबल ऋणम, कंबलार्णम, सुख ऋतः, सुखार्तः। अब सवर्ण दीर्घ संधि आ गई। सवर्ण दीर्घ संधि, इसका ये सूत्र दिया हुआ है, अकः सवर्णे दीर्घ है। अक प्रत्याहार में दीर्घ होता है ना, सवर्णों में दीर्घ होता है, यानी समान जो वर्ण होते हैं, समान स्वर यहां पर होंगे, उनमें दीर्घ स्वर बन जाएगा। अक सवर्णे दीर्घे इत्यनेन सूत्रेण संहिता विषये अक प्रत्याहारस्य परे सवर्णे अचि सति पूर्वपरयो स्थाने दीर्घ एकादेशे भवति। अत्र क्रमशः एतेषां स्थिति उदाहरणानि च प्रस्तुयन्ते। अब अकः सवर्ण दीर्घ है, इस सूत्र के संहिता के विषय में अक प्रत्याहार के परे सवर्ण अची होने पर पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है, अर्थात ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ आ ई उ री रूप हो जाता है। यहाँ क्रमशः उनकी स्थिति उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको शॉर्टली बताया था कि दीर्घ संधि में क्या होता है कि समान जो स्वर होते हैं, जैसे अ दूसरी तरफ भी अ है या आ है, ई है तो दूसरी तरफ भी ए है, ऊ है तो दूसरी तरफ भी ऊ है, तो दोनों समान स्वरों में दीर्घ स्वर हो जाता है, यानी जब हम संधि करेंगे तो वह बड़ा स्वर बन जाएगा। इसके उदाहरण आप यहां पर देखें, अ आ प्लस अ आ, ये मिलकर क्या बनेंगे, दैत्य प्लस अरि दैत्यारी, गौर प्लस अंग गौरांग, शश प्लस अंक शशांक, विद्या प्लस आलय विद्यालय। सबसे फेमस उदाहरण है ये, पुस्तकालय, विद्यालय, देवालय। रत्न आकार है रत्नाकार है, विद्या अभ्यास है विद्याभ्यास है, विद्या अभ्यास है विद्याभ्यास है, विद्या अर्थी विद्यार्थी, यथा अर्थ है यथार्थ। अब ई के बाद में ई आए तो बड़ी ई बन जाएगी, श्री ईशः श्रीशः, अति इव अतीव, परिईक्षा परीक्षा, महती इच्छा महती इच्छा, भानु ऊष्मा भानुष्मा, रवि इंद्र रवींद्र। अक्सर हम छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं रविंद्र में, लेकिन ये बड़ी की मात्रा होती है। यहाँ संधि के उदाहरण के माध्यम से आपने सीख लिया होगा। आगे है गौरी ईशः गौरीशः, इति इव इतीव। अब है ऊ के बाद में ऊ आए तो ऊ बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। विष्णु उदय है विष्णुदय, वधु उत्सव है वधुत्सव, मधु उत्तमम मधुत्तमम, गुरु उपदेश है गुरु उपदेश है, भानु उदय है भानुदय है। अब री री प्लस री री क्या बन जाएगा, री। और के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है। अयम भाव है, अब इसका भाव क्या है, पदांताद एकाराद ओकाराच्च अतिपरे, ए प्लस ए अथवा ओ प्लस ए अस्याम अवस्थायाम पूर्वपरयो स्थाने पूर्व रूप एक मेकादेशो भवति। अकारस्य पूर्व रूप मेकादेशे सति अकारस्य स्पष्ट प्रतिपत्तये। अब इसमें 5 दे रखा है, इति अवग्रह चिन्ह प्रयुज्यते, 5 अवग्रह चिन्ह इसमें प्रयोग में आते हैं। भाव यह है कि पदांत एकार और ओकार से परे आकार, ए प्लस अ अथवा ओ प्लस अ, ये आप आसानी से समझ जाएंगे। यह अवस्था होने पर पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है। अकार का पूर्व रूप एकादेश होने पर अकार का स्पष्ट प्राप्ति के लिए 5 अवग्रह चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं। अब इसमें 5 अवग्रह चिन्ह दे रखा है, देखिए गलत है और हम भी इसे गलत ही पढ़े जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे पुस्तक में जैसा छपा हुआ होता है हम वही पढ़ते जाते हैं, तो ये 5 नहीं है बल्कि यह एक एस की आकृति है। पूर्व रूप में एकादेश होता है, पूर्व रूप संधि में ये एस की आकृति है 5 के स्थान पर। ये मैं आपको बता रही हूं यहां लिखकर, इस प्रकार से ये एस की आकृति, इसको हम कहते हैं अवग्रह चिन्ह। इसे आप समझ लीजिए, इसे हम अवग्रह चिन्ह कहते हैं, जो कि एस की आकृति होती है। अब इसके जब उदाहरण आएंगे तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे और आप कहेंगे कि मैंने भी इसे गलत पढ़ दिया। गलत क्यों पढ़ दिया? क्योंकि जब हम फ्लो में पढ़ते हैं तो हम
एकदम से जो लिखा हुआ होता है उसी को पढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वाक्य पूर्ण करते हैं हमें समझ में आ जाता है कि हमने कहाँ पर गलती की है। तो वह गलती हमें भी यहाँ पर समझ में आ गई है। आपको भी पुस्तक पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई गलती है और आपकी समझ में आ जाए तो आप उसे पुस्तक में भी सही कर लें। अब है विशेष पदांत। विभक्ति सुप और तिंग जिसके अंत में हो उसे पद और उसके अंत को पदांत कहते हैं। अब जैसे उदाहरण है, हरे पद है और इसके अंत में एकार है, यह एकार पदांत है, यानी अंतिम जो वर्ण होगा वही गिना जाएगा। अब देखिए इसमें अर्थ दे रखा है, एंग पदांतादति, यदि किसी पद सुबंत या तिगंत के अंत में ए अथवा ओ हो और उसके परे ऋस्व आकार अर्थात अ हो, तो अ अपने पूर्व वर्ण ए अथवा ओ का रूप हो जाता है, फलस्वरूप अ का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह रह जाता है। एस की आकृति का अवग्रह चिन्ह रह जाता है। यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है ये एस की आकृति पढ़े आप इसे। अब मैं इसे ठीक करके बता रही हूं। जैसे हरे, अब यहाँ पर हरे के स्थान, हरे के रे में स्थित ए और उसके परे अव का आदि वर्ण अ ऋस्व आकार है, अतः अ अपने पूर्व वर्ण ए का रूप होगा और अ का लोप हो जाएगा। अ के स्थान में अवग्रह चिन्ह लग जाएगा, अतः हरे अवधि होने पर हरे अव होगा। यहाँ पर देखिए इसने जो ये अवग्रह चिन्ह है उसको बिल्कुल सही लगाया है। ये हरे अव का जो उदाहरण है इसको देखिए बड़ा करके देख लीजिए, हरे अव लिखा हुआ है, ये अवग्रह चिन्ह बिल्कुल सही लगाया है। तो इसमें आपको पता चल गया कि अवग्रह चिन्ह क्यों लगाते हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न तो उठ ही रहा होगा ना कि अवग्रह चिन्ह क्यों लगाया गया। हरे भी कर सकते थे, लेकिन जब हम अवग्रह चिन्ह नहीं लगाते हैं तो जब हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो हम उसमें से अ का लोप कर देते हैं और फिर शब्द जो है वो गलत बन जाता है, यानी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए अवग्रह चिन्ह लगाया जाता है ताकि यह ज्ञात रहे कि अ के मतलब यहाँ पर पूर्व में अ था जिसका लोप हो गया, तो वह हमने दर्शाया है अवग्रह चिन्ह के माध्यम से। चलिए उदाहरण देखते हैं। अन्ते अपि, अन्ते अपि, ते अत्र, हरे अव, मे अंतिके, मेंतिके, दीर्घ अहनी, दीर्घे अहनी, दीर्घे अहनी, है तो वही शब्द लेकिन बीच में अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा हुआ है। ओ अ बराबर ओ बन जाएंगे। तो इसमें आप देखिए, विष्णु अत्र, रामो अहसत, सो अवदत, को अपी। अब जैसे अब को अपी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम अगर संधि करते हैं और अवग्रह चिन्ह नहीं लगाते हैं तो उसमें आ जाएगा कोपी। तो इसमें हम जब संधि विच्छेद पुनः करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि इसमें अ भी जुड़ा हुआ है, हम अपी इसको अलग नहीं कर पाएंगे, हम बल्कि पी अलग करेंगे खाली। तो पी कोई शब्द नहीं होता, अपी पूर्ण शब्द होता है। तो यहाँ पर संधि खराब ना हो इसलिए ये अवग्रह चिन्ह लगाया जाता है। अभी पाठ्य पुस्तक पर आधारित पूर्व रूप संधि के उदाहरण है। नो अपत्य, नामधेयो असि, नामधेयोसि, भीतोस्मि, कोऽत्र, कुमारो अयं, को अस्या, भणितो असि, भणितोसि, को अभूत, गगने अवलोक्य, पथिकोऽपि, राज्येऽपि, इतोपि, राज्येऽपि, तो राज्येऽपि ऐसा ही होगा, इतोपि ही होगा। यहाँ पर ऊपर नीचे थोड़ा उदाहरण आ गया है, लेकिन ये आपको देख लेना है। ऊपर का राज्येऽपि के सामने राज्येऽपि ही पढ़ना है और इतोपि के समक्ष इतोपि ही पढ़ना है। एकलोऽपि, प्रवेशितो अयं, आंदोलने अपि, विलक्षणो अयं, वर्षे अपि, शरणो अहं, पाठे अस्मिन्, शिखरस्थो अपि, विवेको अस्ति, धन्योऽसि, शुष्कोऽपि, कोऽपि,
प्रसिद्धो अस्ति प्रसिद्धोस्ति, शासकोऽपि शासकोऽपि, सर्वे अपि सर्वेऽपि, रहितोऽपि रहितोऽपि, नेकोऽपि नेकोऽपि, श्रेयो अन्यत् श्रेयोऽन्यत्, संग्रहो अस्ति संग्रहो अस्ति, नामात्मक नामात्मके अस्मिन् नामात्मके अस्मिन्, प्रस्तुतोऽयं प्रस्तुतोऽयं, भूयोऽपि भूयोऽपि, सर्पो अचिन्तयत् सर्पोऽचिन्तयत्, को अयं प्राप्तोऽहं प्राप्तोऽहं, यतोऽहं यतोऽहं। इसमें अ के स्थान पर बस एस की आकृति जैसा पूर्व रूप बन गया है। यहाँ पर पृष्ठ संख्या के सहित आपको पाठ का नाम भी दिया गया है। अब आ जाती है हमारी पररूप संधि। एंगी पररूपम, ये सूत्र है पररूप संधि का। इत्यनेन सूत्रेण अवर्णान उपसर्गात एंगादौ धातौ परे पर रूप मेकादेश स्यात्। एंगी पररूपम, इस सूत्र से अवर्णांत उपसर्ग से परे एंगादि धातु हो तो पूर्व और पर के स्थान पर रूप एकादेश होता है। यानी संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों के स्थान पर कोई अन्य वर्ण हो जाएगा। अब इसमें भाव क्या है देखिए, बताया है अयम भाव है अवर्णांताद उपसर्गाद एकारादौ धातौ परे ओकारादौ धातौ परे, जब पूर्व परयो स्थान है क्रमशः एकार ओकारस्य पर रूप मेकादेशो भवति। अयम सूत्र है वृद्धे अपवादः। उदाहरणानि, भाव यह है कि अवर्णांत उपसर्ग से परे, इसमें दे रखा है पूर्व और पर दोनों ही स्थान पर बताया गया है इसको। अब है अ प्लस ए बराबर ए हो जाता है, क्योंकि वृद्धि संधि का अपवाद क्यों बताया गया है कि वृद्धि संधि में क्या होता है, अगर ओ है तो औ हो जाएगा, ए है तो आई हो जाएगा, लेकिन यहां पर ए का ए ही रहता है, ओ का ओ ही रहता है, इसलिए इसको वृद्धि संधि का अपवाद बताया है। अब देखिए उदाहरण, अ प्लस ए बराबर ए, छोटा ए रह गया, मतलब आई की मात्रा नहीं हुई यहां पर, तो वृद्धि संधि का अपवाद हो गया। अवर्णांताद उपसर्गात एकारादौ धातु परे पूर्व परयो स्थाने एकार पर रूप मेकादेशः। अ प्लस ए बराबर ए है ना। अब इसमें उदाहरण है प्र प्लस एजते प्रेजते। यहां पर प्र उपसर्ग है जिसके अंत में अ स्थित है। एजते धातु के आदि में यानी प्रारंभ में ए स्थित है, अतः पूर्व अ और पर ए के स्थान पर रूप एकादेश ए हो गया, तो ये प्र प्लस एजते प्रेजते बन गया। अ प्लस ओ ही रह जाएगा, औ नहीं होगा, क्योंकि औ तो वृद्धि संधि में होता है, इसमें नहीं होता। अवर्णांताद उपसर्गात ओकारादौ धातु परे पूर्व परयो स्थाने ओकार पर रूप में एकादेशः। अ प्लस ओ बराबर ओ ही रहेगा, तो उपोषति ही रहेगा। यहाँ पर उप उपसर्ग है जिसके अंत में अविद्यमान है। ओषति धातु के आदि में यानी प्रारंभ में ओ स्थित है, अतः पूर्व अ और पर ओ के स्थान पर रूप एकादेश हो गया है, तो उपोषति शब्द बन गया। शकंधु शब्द है, आप सोचेंगे शकंधु क्या है, आप क्या बोल रहे हैं, शकंधु शब्द है तो शक प्लस अंधु, शक अ जो टी भाग है उस प्लस अंधु, टी भागस्य पर रूप में एकादेश है, शक अंधु शकंधु हो जाएगा। अब है मनस ईशा, मन अस ईशा, तो मन ईशा हो जाएगा। मन ईशा मन असीशा है ना, तो अस जो टी भाग है वह हट जाएगा और मन प्लस ईशा मनीषा रह जाएगा। अब कर्क अंधु, तो कर्क अ प्लस अंधु है तो कर्क अंधु रह जाएगा, बराबर कुल अ प्लस अटा, तो जो टी भाग है अ है वो हट जाएगा, तो कुलटा शब्द बन जाएगा। पतत अंजलि, पत अत अंजलि, तो अत शब्द इसमें से हट जाएगा, तो ये पतंजलि ही रह जाएगा, नहीं तो पतंजलि हो जाता, तो अत हट जाएगा तो पतंजलि रह जाएगा। अब धातव्य दे रखा है, ध्यान रखने योग्य बात क्या है, अचो अंत्यादि टी, अचो में जो अंत्य वह है आदि में जिसके उस समुदाय की टी संज्ञा हो,
जैसे मनस में न में मिला हुआ अ अंत्य अच है। मनस के न में से अ को अलग करने पर मन अस यह रूप सामने आया। अस समुदास के आदि में अस जो है उसमें आदि में अ है, इसलिए अस की टी संज्ञा होगी। लेकिन शक में अंत्य अच क में मिला हुआ है, तो अ है, यह अ किसी के आदि में नहीं है, अतः अ की टी संज्ञा हुई। टी भाग का पर रूप एकादेश होता है। अब आ जाती है अपनी हल संधि व्यंजन। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। अब परिभाषा यदि हम देखें तो परिभाषा में चलते हैं। यदा व्यंजनात् परे व्यंजनम अथवा स्वरः आयाति तदा हल संधि भवति। जैसे कि नाम से ही ज्ञात है व्यंजन संधि, तो पूर्व में व्यंजन तो आना ही चाहिए। तो जब व्यंजन से परे यानी आगे व्यंजन आता है या व्यंजन के परे बाद में स्वर आता है, तब हल संधि यानी व्यंजन संधि होती है। अर्थात व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन विकार होता है उसे हल संधि कहते हैं। हल संधि का दूसरा नाम व्यंजन संधि भी है।